अच्छा जी, टुडेज टॉपिक इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में यहाँ पर हमारे पास लास्ट क्लास का टॉपिक था, लेकिन जो आज की क्लास थी उसकी कुछ एनिमेशन में प्रॉब्लम आ गई, फाइल उसकी करप्ट हो गई। तो 13 क्लास में पहले करा रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह वेडनेसडे को जो है वो उसकी जो रिमेनिंग क्लास है वो हम बाद में करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है, किस तरीके से काम किया जाता है। और आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है, बड़ी कैलकुलेशन बेस्ड क्लास है, थ्योरी इसमें बिल्कुल भी नहीं है, ना होने के बराबर है। तो जरा शुरू करते हैं वर्किंग कैपिटल से। वर्किंग कैपिटल क्या है पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो होता है आपके पास कैपिटल। कैपिटल किसे कहते हैं? कैपिटल इज इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। ओनर की तरफ से, शेयर होल्डर्स की तरफ से, पार्टनर्स की तरफ से जो भी पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए जाते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए, दैट इज कॉल्ड योर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी। सपोज कर लेते हैं जनाब कि हमारे पास जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, लेट सपोज वो है 100,000 रुपीज। एक ओनर ने बिजनेस में 100,000 की जो है वो इन्वेस्टमेंट की, यानी उसका कैपिटल कितना हो गया बिजनेस में? 1 लाख रुपए। अब इस कैपिटल से वो मुख्तलिफ काम करेगा। ठीक है जी। जो पूरी की पूरी जो उसकी बिजनेस है, जो उसको रन करना है, जो उसको चलाना है, वो उसको इस 1 लाख रुपए से क्या करना है? रन करना है। इसका जो एक मेन पोर्शन होगा इस 1 लाख रुपए का, वो चला जाएगा फिक्स एसेट्स को परचेज करने में। ठीक है जी। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, ये सारी की सारी चीजें जिनकी लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ 1 साल से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो दैट इज बेसिकली क्लासिफाइड एज योर फिक्स एसेट। सपोज कर लेते हैं जनाब के 100,000 में से 80,000 जो है वो किस में लग गए? फिक्स एसेट्स को परचेज करने। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो रिमेनिंग कैश रह गया दैट इज ओनली 20,000। इस 20,000 से इसको अपने जो बाकी के रिमेनिंग डे टू डे एक्टिविटीज हैं, डे टू डे अफेयर्स हैं, वो इसको इस 20,000 से क्या करने हैं? पूरे कवर करने हैं। ठीक है जी। इस कैश को हम कहेंगे करंट एसेट। ठीक है जी। करंट एसेट्स नॉर्मली वो एसेट्स होते हैं जो कि इन द फॉर्म ऑफ कैश होते हैं, लिक्विड एसेट्स होते हैं आपके। कैश हो गया, रिसीवेबल्स हो गया, इन्वेंट्री हो गया, ये सारे के सारे आपके लिक्विड एसेट्स कहलाते हैं, कैश की फॉर्म में जो होते हैं। अब सपोज कर लें कि इसने जो है वो कुछ गुड्स वगैरह परचेज की, और गुड्स वगैरह परचेज करने के लिए इसको कुछ पैसे जो है वो किस पे करने पड़े? क्रेडिट पे करने पड़े। सपोज कर लें जनाब कि इसके पास क्रेडिट कितने का आ गया? 5,000 का क्रेडिट आ गया, जो इसको आइंदा आने वाले 1 आध महीने के अंदर क्या करना है? पे करना है। तो 20,000 इसके पास कैश मौजूद था और 5,000 की इसने कमिटमेंट कर ली, जो उसको 1 महीने के अंदर अंदर क्या करनी है? पूरी। तो अल्टीमेटली इसके जहन में अब यही बात है कि इस 20,000 में से मुझे 5,000 रुपए तो अब सप्लायर को क्या करने हैं? पे करने ही करने हैं। तो अब जो मुझे डिसीजन लेना है कि मुझे अपनी डे टू डे एक्टिविटीज पूरी करनी है, वो सिर्फ कितनी अमाउंट से करनी होगी? 15,000 से। क्योंकि 5,000 तो मैं ऑलरेडी कमिट कर चुका हूं कि जो मुझे 1 महीने में पैसे देने हैं। तो मैं क्या करूंगा कि उस 20,000 में से 5,000 उठा के साइड पे कर दूंगा। सपोज कर लें जनाब कोई बिल्स आ जाते हैं यूटिलिटीज के, वो अमाउंट आपने क्या कर देनी है? साइड पे कर देनी है, क्योंकि वो अल्टीमेटली आपने शॉर्ट टर्म होता है, 7 दिन के अंदर, 8 दिन के अंदर आपने बिल की पेमेंट क्या करनी होती है? करनी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 15,000 रुपीज मौजूद है, तो ये हमारी वो अमाउंट है जिस पर हम अपना फ्यूचर का डिसीजन करेंगे। 80,000 फिक्स एसेट में लग चुके हैं, ये पैसे वापस नहीं आने के। 5,000 रुपए हम कमिट कर चुके हैं किसी चीज को देने के लिए, सप्लायर को देने के लिए, इस पैसे को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो सिर्फ कितना कर सकते हैं? दैट इज कॉल्ड योर वर्किंग कैपिटल। कैपिटल में से भी वो हिस्सा जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे, जिसके ऊपर हम काम करेंगे, जिसके ऊपर हमने अपना बिजनेस को रन करना है, जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज को मीट करने के लिए पैसा मौजूद है, दैट इज कॉल्ड योर वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल क्या है जनाब? The capital of a business which is used in its day-to-day trading operations. कैपिटल का वो हिस्सा जो कि डे टू डे एक्टिविटीज में क्या होता है? इस्तेमाल होता है। वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड एज करंट एसेट्स माइनस
करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, वर्किंग कैपिटल जो है वो आप एक बड़े आसान से फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, करंट एसेट्स में से माइनस कर देते हैं करंट। जैसे अगर आप यहां पे देख रहे हैं, करंट एसेट्स कैश इज 20,000 और करंट लायबिलिटी यानी अकाउंट्स पेबल इज 5,000। तो 20,000 में से आपने 5,000 लेस कर दिया, तो योर कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इज बीइंग 15,000। हमें हर सूरत में एक पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना होता है। ठीक है जी, हर सूरत में आपके पास इतना पैसा होना चाहिए आपके बैंक बैलेंस में, आपके कैश लेजर के अंदर, आपके टिल के अंदर, कि आप अपनी डे टू डे एक्टिविटी उससे मीट कर सकें। Positive working capital is required to ensure that firm is able to continue its operation. करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास इतना पैसा भी नहीं होगा कि आप अपने डे टू डे अफेयर्स को मैनेज कर सकें। एंड दैट इट हैज सफिशिएंट फंड्स टू सेटिस्फाई बोथ मैच्योरिंग शॉर्ट टर्म डेट, क्योंकि अल्टीमेटली इतना पैसा लाजमी होना चाहिए कि अगर जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज हैं जो फॉरन पे करनी है, अल्टीमेटली वो तो आपने क्या करनी है, पे करनी ही करनी है। लिहाजा आपके पास इतना पैसा हर वक्त मौजूद होना चाहिए, प्लस अपकमिंग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस, और जो आपके अपने एक्सपेंसेस हैं, यूटिलिटीज के हैं, सैलरीज के हैं, रेंट का है, तो इतना पैसा तो आपने हर हालत में मेंटेन करना है, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म नोटिस के ऊपर होता है और इसकी पेमेंट के लिए आपको अल्टीमेटली हर वक्त कैश की रिक्वायरमेंट रहती है। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल वी हैव टू यूज अ फॉर्मूला दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। सो अगर आपने कभी भी कैलकुलेट करना हो करंट एसेट्स या वर्किंग कैपिटल, तो आप अपने करंट एसेट्स में से अपनी करंट लायबिलिटी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि जनाब इनमें से कौन से करंट एसेट्स हैं और कौन सी करंट लायबिलिटीज हैं। तो आइए जरा सा इसको भी देख लेते हैं। वर्किंग कैपिटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रनिंग डे टू डे अफेयर्स ऑफ बिजनेस। शॉर्टेज ऑफ फंड, अगर पैसे कम पड़ गए तो इसका मतलब आप अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी पे नहीं कर सकते, सप्लायर से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, सप्लायर सामान देना बंद कर देंगे, प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं, केस भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। लिहाजा एक मसला ये कि आपके पास पैसे ना हो, एम्प्लॉइज को देने के लिए सैलरी ना हो, एम्प्लॉइज स्ट्राइक पे चले जाएंगे, और मसले मसाइल, रेंट देने का लिए मसला ना हो तो लैंडलॉर्ड जो है परेशान करेगा, एडवर्टाइजिंग और इंश्योरेंस के लिए पैसे ना हो तो आप बहुत रिस्क पे चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली यू हैव टू हैव a certain sum of money available always with you in order to satisfy your day-to-day activities. Shortage of funds may create disastrous situation. एक बहुत ही disastrous situation create हो सकती है अगर आपके पास ये funds available ना हो। And in excess, और ये भी एक बहुत बड़ा मसला कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपने मीट करने हैं फॉर एग्जाम्पल इस महीने के लिए 25,000 रुपीज और आपने 1 लाख रुपए कैश में लेकर रखा हुआ है, तो अल्टीमेटली आप 75,000 जाया कर रहे हैं, क्योंकि आपको जरूरत सिर्फ कितने की है, 25,000 की है। तो ये जो 75,000 एक्सेस पड़ा हुआ है, इसको आप कहीं पर शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करके यहां से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, कोई शेयर्स खरीद सकते हैं, कहीं बॉन्ड्स खरीद सकते हैं, कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स करके वहां से इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्सेस भी है तो दरअसल एक्सेस में भी आपकी मनी क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है, क्योंकि अल्टीमेटली आप उससे कोई फायदा नहीं उठा रहे हैं। तो आप अल्टीमेटली एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे कर रहे हैं कि एक अमाउंट जो आप अर्न कर सकते थे, अल्टीमेटली आपने उसको अर्न नहीं किया, तो अल्टीमेटली आपको वहां पर भी प्रॉब्लम करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यू मस्ट हैव एन एडुकेट फंड, ना उससे ज्यादा होना चाहिए और ना उससे कम होना चाहिए। नॉर्मली कंपनी पॉलिसी ये है कि वो 1 साल की लायबिलिटीज के बराबर अपना कैश होल्ड करती हैं। ठीक है जी, नॉर्मली कंपनीज जितनी उनकी 1 साल की लायबिलिटी है उतना वो कैश लाजमी क्या करती हैं, अपने पास होल्ड करती हैं। अब नॉर्मल हमारे पास करंट एसेट्स कौन कौन से हैं, इसकी एक लिस्टिंग देख लीजिए क्योंकि आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। कैश है, अकाउंट रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स लाइक शेयर्स, प्री पेमेंट्स और ऑफिस सप्लाईज। तो दीज आर दी लिस्ट ऑफ योर करंट एसेट्स। और इसी तरह से करंट लायबिलिटीज क्या क्या हो सकती हैं, अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, ओवरड्राफ्ट, टैक्सेस पेबल और अनअर्न्ड इनकम। ये आपकी जो है वो नॉर्मल
करंट लायबिलिटीज हैं जो कि आपके पास मौजूद होती हैं हर बिजनेस के अंदर। लिहाजा अगर आपने कभी सवाल में आ जाए कि आपने वर्किंग कैपिटल निकालना है, तो आप इन सबको ऐड करके अपना करंट एसेट निकाल लेंगे और इन सबको इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, आपको आपका वर्किंग कैपिटल। ये लिस्ट बना लें जल्दी से 2 मिनट के अंदर, आगे जरूरत पड़ेगी आपको इसकी। करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी, डन। ओके जी। अच्छा जी, आवर टॉपिक इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। ठीक है जी, चैप्टर इज वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट दो चीजों के मैनेजमेंट से होता है, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ योर करंट एसेट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ योर करंट लायबिलिटीज। आज की क्लास में हम फोकस करेंगे करंट एसेट्स के ऊपर कि हाउ टू मैनेज करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स को भी अगर आप देखें तो देयर आर नंबर ऑफ करंट एसेट्स। कैश अलग है, अकाउंट रिसीवेबल अलग है, इन्वेंट्रीज अलग है, तो हर एक की अलग अलग मैनेजमेंट होगी। कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, तो ये पूरे पूरे क्या है, एक एक टॉपिक है। तो फिलहाल इन टुडेज क्लास वी आर मैनेजिंग द फर्स्ट थिंग दैट इज कॉल्ड कैश मैनेजमेंट। कि कैश को किस तरीके से मैनेज किया जाता है बिजनेस के अंदर, और आपके पास कैश ही वर्किंग कैपिटल का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। और भी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैश के बगैर अल्टीमेटली कोई भी कंपनी सर्वाइव नहीं कर सकती। आपके पास एक एडुकेट अमाउंट ऑफ कैश हर वक्त होना चाहिए, ना उससे कम और ना उससे ज्यादा। तो कैश के लिए हम क्या करते हैं, कैश के लिए हम करते हैं बजटिंग। ठीक है जी, हमें फोरकास्ट करना पड़ता है कि हमारे फ्यूचर में कितने कैश की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी, ये होगी फ्यूचर के लिए हमें अपने पास कितने पैसे रखने चाहिए। तो दैट बजटिंग इज कॉल्ड कैश बजट्स। ठीक है जी, तो हमें अपने फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए, फ्यूचर प्लानिंग के लिए हमें जो है वो क्या करनी है, यहाँ पर कैश की फोरकास्टिंग करनी है, कैश की बजटिंग करनी है। तो कैश बजट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं और कैश बजट्स किस तरीके से जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन आवर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक होगा। आज के टॉपिक में हम दो चीजें कवर करेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज हाउ टू प्रिपेयर अ कैश बजट, प्रॉपर बजटिंग कैसे की जाती है, एंड देन वी हैव टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि उसमें से कैश बजट को सामने रखते हुए हम अपनी फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वगैरह कैसे तैयार करते हैं। ठीक है जी, सो टुडेज टॉपिक इज बजटिंग। पहले थोड़ा सा बजट को देख लेते हैं, व्हाट इज द बजट, फोरकास्टिंग ऑफ द फ्यूचर एक्टिविटीज। ठीक है जी, तो एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि हम जो भी बात करेंगे वो किसके लिए करेंगे, फ्यूचर के लिए करेंगे। बजटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ प्लान टू स्पेंड योर मनी। बजट्स जो होते हैं वो आपके पास एक प्लान होता है कि आप फ्यूचर में अपने अमाउंट कैसे स्पेंड करेंगे। The spending plan is called a budget. Creating this spending plan allows you to determine in advance whether you will have enough money to do things you need to do or would like to do. ठीक है जी, बजट आपको इस बात के लिए एक तैयारी का मौका देता है कि, जी बोलिए। ठीक है, कैश फ्लो जो होती है ये पास्ट एक्टिविटीज होती है कि हमारा पैसा कहाँ से आया और कहाँ पर खर्च हुआ। तो उसके लिए बनाते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जो अल्टीमेटली आपकी बैलेंस शीट से रिकंसाइल हो जाती है कैश के बैलेंस के साथ। तो मेन डिफरेंस इज दिस कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज फॉर योर पास्ट एक्टिविटीज एंड कैश बजटिंग इज फॉर योर फ्यूचर एक्टिविटीज। हम यहाँ पर देखेंगे कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ पैसा खर्च होगा। तो हम
बजटिंग में फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं और कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम रिकंसिलिएशन कर रहे होते हैं कि अल्टीमेटली हमारी इनकम और हमारे कैश के दरमियान कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा। कैश फ्लो बेसिकली आपकी जो इनकम होती है, अक्रूवल्स इनकम को वो कैश इनकम के साथ रिकंसाइल करता है। हैव यू स्टडीज कैश फ्लो स्टेटमेंट बिफोर? गुड, चलें, अच्छी बात है, वरना मैं करवा देता, लेकिन चलें, दैट्स गुड। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज द पास्ट परफॉर्मेंस एंड कैश बजटिंग इज फ्यूचर परफॉर्मेंस। अच्छा जी, तो बजटिंग हमने करनी है फ्यूचर पर। ये कैश बजट पढ़ा हुआ है आप लोगों ने बिजनेस फाइनेंस में? क्योंकि एक कैपिटल बजट था जो मैंने कराया था बिजनेस फाइनेंस में, क्योंकि बिजनेस फाइनेंस में कैश बजट्स कराए जाते हैं। आपने पर्सनली करा हुआ है क्या? सिलेबस में बिजनेस फाइनेंस आप लोगों ने किया हुआ है पहले? चल गुड। नहीं, वरना फिर क्लास आया हो जाती ना, एक चीज आपको पहले से आती है और फिर अल्टीमेटली उसको हम कर लेते, कुछ और कर लेते उसके बदले। चलो, नाउ व्हाट इज अ बजटिंग? कैश बजटिंग क्या है? अच्छा, बजट्स हमारे पास मुख्तलिफ तरीकों से होते हैं, ठीक है जी। हम सब प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहे हैं और मौजूद भी हैं। तो जब कभी भी कोई न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, आपके जो फाइनेंस डिपार्टमेंट्स वाले होते हैं वो अल्टीमेटली आपसे क्या मांगते हैं? फोरकास्टिंग मांगते हैं। सेल्स वालों से सेल्स बजट लिया जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन वालों से एडमिनिस्ट्रेशन बजट लिया जाता है, इवेंट्स वालों से इवेंट्स बजट लिया जाता है। हर कंपनी, हर डिपार्टमेंट उनका क्या मांगती है? बजट मांगती है, ताकि अल्टीमेटली फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको जो है वो फाइनेंस को अरेंज करे और फिर वो मैनेजमेंट को बताया कि जनाब हमें इतने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, एक्सेस है तो इन्वेस्ट करें, शॉर्टेज में है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स अरेंज करें, ताकि हम पहले से क्या रहें इसके लिए तैयार रहें। तो हर कंपनी, हर डिपार्टमेंट जो है वो अपना अपने डिपार्टमेंट का एक बजट बना के देता है और फिर वो एक कंप्लीट कंपनी बजट में ट्रांसफॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड योर मास्टर बजट। और फिर उस मास्टर बजट्स को सामने रखते हुए पूरी कमेटी मीटिंग्स वगैरह बैठकर उसमें ये डिसाइड किया जाता है जी इसको इतनी अमाउंट एलोकेट करनी है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है। तो वो सारी की सारी चीजें फिर आपको एक अमाउंट एलोकेट कर दी जाती है और फिर हर डिपार्टमेंट की ये फिर एक रिक्वायरमेंट हो जाती है कि आप उसी अमाउंट में रहते हुए आप जो है वो अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करें। नॉर्मली 10% या 5% इंक्रीज जो होता है वो हर साल जो है वो बजट्स में कर दिया जाता है। हाँ, अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं तो कहीं कहीं पर जो है वो स्लैश भी किया जाता, बजट किया जाता है आपका। अगर कंपनी को जो है वो फ्यूचर में कुछ कैश शॉर्टेज का सामना होता है तो वो आपके बजट को फिर स्लैश भी कर देती है कि नहीं जी इस एक्टिविटी की फिलहाल जरूरत नहीं है। तो वो सारी चीजें फिर आपने जो है वो एक फ्रेश अकाउंटिंग ईयर के ऊपर आपने जमा करानी होती है और फिर क्वार्टरली उसको जो है वो रिव्यू किया जाता है, ताकि फिर आपके बजट्स जो है वो रिकंसाइल होते रहे साथ साथ। तो a cash budget is a budget or plan of expected cash receipts and disbursement। ठीक है जी, कैश बजट में हम दो चीजें लिखते हैं, पैसे कहां कहां से आएंगे और पैसे कहां कहां खर्च होंगे। ठीक है जी, पैसों का आना रिसीट्स और पैसों का पे किया जाना डिसबर्समेंट। अच्छा जी, ड्यूरिंग द पीरियड दीज कैश फ्लोज एंड आउटफ्लोज इंक्लूड रेवेन्यूज कलेक्टेड। ठीक है जी, पैसा कहां कहां से आता है? पैसा आता है जब आपको क्या कलेक्ट होते हैं? रेवेन्यू। मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज सेल्स। सबसे पहला आपने ये देखना है कि आपकी फ्यूचर सेल्स फोरकास्ट किया है। डेफिनेटली सेल्स डिपार्टमेंट से सेल्स बजट मांगा जाता है, जिसमें से हमें ये पता चलता है कि जनाब वो फ्यूचर में क्वार्टर के अंदर उनकी सेल्स प्लानिंग क्या है। इसी तरीके से एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से एक्सपेंसेस लिए जाते हैं कि आपने जनाब कौन कौन से एक्सपेंसेस पे करने हैं। एचआर अपना बजट देता है, एम्प्लॉइज के पेरोल के हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन अपना बजट देता है, मार्केटिंग अपना बजट देता है। तो डेफिनेटली उससे फिर आपकी पूरी की पूरी एक्सपेंसेस की शीट जो है वो तैयार हो जाती है। और साथ ही साथ अगर लोन रिसीट्स हो रही है, लोन लिया जा रहा है तो पैसे आएंगे, और अगर लोन की पेमेंट हो रही है तो पैसे जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे पास तीन मेजर बॉक्सेस हैं जिनको चेक करना है। तो फर्स्ट थिंग इज सेल्स से कितना पैसा आया, एक्सपेंसेस में कितना पैसा गया, और अगर कोई लोन वगैरह की ट्रांजेक्शन है तो उसको फिर ऐड और लेस उसमें करना पड़ेगा। In other words, a cash budget is an estimated projection of the company's cash position in the future। ठीक है जी, क्योंकि बजटिंग की बात हो रही है तो बजटिंग इज बेसिकली द फ्यूचर परफॉर्मेंस, कि आपके पास फ्यूचर में 6 महीने में, 3 महीने में आपके पास कितना कैश अवेलेबल होगा। अगर आप नेगेटिव में है तो यू हैव टू अरेंज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग, आपको लाजमी बोरोइंग करनी पड़ेगी। पॉजिटिव में है तो आपको ऐसे एवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे जहां पर आप अपनी एक्सेस अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकें। एनी क्वेश्चन? यहां तक कोई मसला? सो थ्योरी इज एंड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कैश बजट का।
आज हमारा टॉपिक है कैश बजट। 2 सवाल करेंगे, एक मैं खुद करवा रहा हूँ आपको, एक आपसे करवाऊंगा और एक होमवर्क में दूंगा हमेशा की तरह। चलें, सो स्टार्ट करते हैं। ये बड़ा ज्यादा नजर आ रहा है नहीं इतना बड़ा, ये देखने में खतरनाक है, ये पिक्चर में नहीं आ रहा, नजर तो आ रहा है वैसे। तो इसके लिए क्या हो सकता है, इसको व्हाट्सएप कर दूं? ऐसे ही कर लेंगे यार। अबे फिर वो सब कुछ हटाना पड़ेगा यार इसमें से। मैं पढ़ता रहूंगा साथ साथ, नो इशू, मुझे याद है सवाल पूरा। चलिए शुरू करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द कैश बजट। क्वेश्चन नंबर 1, मिस टीनू रन्स अ बिजनेस व्हिच रिटेल्स हाई क्वालिटी क्लोथिंग। ठीक है जी, मिस टीनू जो है एक बुटीक है, ये बुटीक चलाती हैं और ये बड़ी हाई एंड क्वालिटी के क्लोथ्स जो है वो सेंड करती हैं, सेल करती हैं। इट इज पर्टिकुलरली बिजी ड्यूरिंग द फेस्टिव सीजन, आजकल फेस्टिव सीजन जो है वो स्टार्ट है बिल्कुल। द बजटेड सेल्स एंड परचेज फिगर्स फॉर सितंबर 2018 टू जनवरी 2019 आर एज फॉलोज। उन्होंने आपको 6 महीने का बजट बना के दे दिया है, सेल्स का और परचेज का। सेल्स जो है सितंबर की, इट इज एक्सपेक्टेड एट 2,15,000, अक्टूबर इज 2,25,000, नवंबर इज 3,10,000, 425 एंड 195। ये है आपकी बजटेड सेल्स। एंड सिमिलरली द बजटेड परचेजेस 175, 180, 245, 135 एंड अगेन 135। ये आ गई आपकी बजटेड परचेजेस। क्लियर हो गई बात? सेल्स पैसा हमारे पास अल्टीमेटली आएगा और परचेजेस पैसा हमारे पास से जाएगा। अब उन्होंने आपको ब्रेकअप दिया कि सेल्स कैसे कैसे होगी। सेल्स करने के 2 तरीके हैं, या तो कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स। ठीक है जी, अब उन्होंने आपको ब्रेकअप बताया कि जनाब कैश और क्रेडिट सेल्स का ब्रेकअप क्या है। थोड़ा गौर करिएगा, पहले पॉइंट पर आते हैं। 50% ऑफ सेल्स एक्सपेक्टेड टू बी पेड फॉर कैश, यानी हम उस महीने जितनी सेल करेंगे उसका 50% किस पे होगा? कैश पे होगा। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े जरा रिक्वायर्ड पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर अ कैश बजट, क्या बनाना है आपने? इन कॉलमर फॉर्मेट, जिसमें मुख्तलिफ कॉलम्स हो, फॉर 3 मंथ्स, कितने महीने का? कमेंसिंग फ्रॉम नवंबर टू कमेंसिंग फ्रॉम नवंबर 2012, यहाँ पे 2018 होगा, ये गलत पे प्रिंट हो गया है। तो नवंबर, दिसंबर और जनवरी, इन 3 महीने का आपने, यानी एक क्वार्टर का आपने क्या बनाना है? बजट बनाना है, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी का। तो अब इन्होंने आपसे पहली बात की कि जनाब जो सेल्स होगी हमारी वो 50% किस पे होगी? कैश पे होगी। याद रखिएगा, वी आर प्रिपेयरिंग कैश बजट। इसका मतलब हमारा फोकस जो है वो कैश ट्रांजैक्शंस पे रहेगा, कैश कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद नवंबर। नवंबर में देखें तो हमारे पास कैश की अमाउंट कितनी है सेल्स की? 3,10,000, जिसमें से 50% आपको इसी महीने मिल जाएगा। ये हमारे कैश कस्टमर्स हैं जो किस पे लाइक करते हैं चीजों को परचेज करना? कैश के ऊपर। तो 3,10,000 का 50% तो आपको नवंबर में ही मिल गया। कितना मिल गया? लेकिन इसके साथ एक कहानी लगा दी इन्होंने, एंड दीज कस्टमर्स विल रिसीव 6% डिस्काउंट। क्योंकि डेफिनेटली जो कस्टमर्स कैश पे खरीदते हैं उनके लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो होती है वो डिस्काउंट ही होती है। क्योंकि हम जब किसी चीज को कैश पर देते हैं तो उसके साथ साथ एक डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं। इसका मतलब टोटल सेल्स का 6% किसमें निकल जाएगा? तो इसका मतलब आपको मिलेगा कितना? सिर्फ 94% मिलेगा। एक आसान सी बात है ना। अगर 6% डिस्काउंट निकल गया तो जो आपको अमाउंट रिसीव हो रही है वो सिर्फ कितनी हो रही है? परसेंटेज की फॉर्म में 94% जो है वो आपको अमाउंट रिसीव हो रही है, बाकी 6% का आप क्या दे रहे हैं? चले जी, एक छोटी सी वर्किंग बनाते हैं साथ में, ताकि हम वर्किंग भी करते रहें। आप 2 पेज पे इसको बनाएंगे, एक पेज रखेंगे वर्किंग के लिए और एक पेज रखेंगे सो लेट्स स्टार्ट सेल्स फॉर नवंबर। ठीक है जी, नवंबर की सेल कितनी? 3,10,000। इसका कितना परसेंट कैश में मिलेगा? 50% मिलेगा। और 50% में से भी 6% किसमें निकल जाएगा? तो इसका मतलब इसमें कितनी अमाउंट मिलेगी? 94%, दैट शुड बी इक्वल टू 145,700।
ठीक है जी, 145,700 ये आ गई आपकी नवंबर की सेल करंट मंथ की। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज दिसंबर। दिसंबर की सेल कितनी? 425 और इसका 50% इसी में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिसंबर। 425 का 50% और उसका भी कितना परसेंट? 94%। दैट अमाउंट कम टुवर्ड्स 199,750 है ना? So 199,750 is December amount. Let's start with the January. जनवरी की हमारी सेल है 195,000 जिसका 50%, जिसका 94%। 916,550। एनी क्वेश्चन? तो आप देखें इसका करना क्या है, आपने एक फॉर्मेट तैयार करना है कुछ इस तरीके से। मिस टीनू, cash budget for the 3 months ended January 31st, 2019. We have 3 columns: details, November, December and January. Let's start with the first thing, receipts. Sales हमारी receipts होती है, पैसे हमारे पास आते हैं। तो फर्स्ट सेल्स है करंट मंथ की सेल, उसका 50% और उसका 94%। अमाउंट हमने कैलकुलेट कर ली है 145, 199 एंड 91। सो ये आ गई आपकी वैल्यू 145, 199 and 91,650। एनी क्वेश्चन? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, अब आपने करना क्या है कि साथ ही साथ जरा डिस्काउंट की भी कैलकुलेशन करते रहें, क्योंकि आगे हमको डिस्काउंट की जरूरत पड़ेगी इनकम स्टेटमेंट बनाने में। कैश पेमेंट में जरूरत नहीं पड़ेगी, बट वी हैव टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑल्सो, तो उसके लिए हमें डिस्काउंट की जरूरत भी पड़ेगी। तो कितना डिस्काउंट दे रहे हैं हम? 6% दे रहे हैं। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर 3,10,000 में से 50% और उसका भी कितना परसेंट? 6%। कम अगेन 9,300। दिसंबर में आ जाते हैं। दिसंबर की सेल है 425,000, 50%, 6%, how much? $12750. The last one is 195,000 into 50% into 6%, 5850। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? तो हम दो कैलकुलेशंस कर रहे हैं, एक तरफ डिस्काउंट्स की और एक तरफ साथ साथ सेल्स की कर रहे हैं। ठीक है जी, एग्जाम में अगर आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी लिख देंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, वर्किंग दिखाना जरूरी नहीं है, आंसर चाहिए सही फिगर के साथ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए सेल्स कैसे निकाल रहे हैं। चलें जी आगे बढ़े, बल्कि पीछे चलते हैं, आगे नहीं। So the first part is complete. 50% of sales are expected to be paid for cash and these customers will receive 6% discount. Let's move to the next para. 50% of the remaining sales are expected to be paid in the following month and these customers will receive 3% discount. ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि नवंबर की सेल का जो आधा हिस्सा है वो कब मिलेगा? दिसंबर की सेल का आधा हिस्सा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्टूबर की सेल का जो आधा हिस्सा है वो कब मिलेगा? तो हमें तो नवंबर से स्टार्ट करना है, तो मतलब हम एक मंथ पहले से क्या करेंगे? शुरू करेंगे कैलकुलेट करना। अच्छा, अब यहां पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने कहा 50% ऑफ द रिमेनिंग सेल का भी 50%। सवाल को थोड़ा सा घुमाया इन्होंने यहाँ पे। इन्होंने कहा अब जैसे यहाँ पर आपने 3,10 का 50% ले लिया था, तो कितना बचा? 155 का भी आधा। ठीक है जी, 50% ऑफ द रिमेनिंग सेल्स, यानी रिमेनिंग सेल का भी अब आपने क्या लेना है? 50%। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है फिर आगे
द रिमाइंडर विल पे 2 months आफ्टर दी सेल। इसका मतलब जो आधा रह जाएगा वो 2 महीने के, यानी इस तरह से है कि कुछ कस्टमर्स कैश पे खरीद लेते हैं, कुछ कस्टमर्स ये वादा करते हैं कि हम आपको पैसे 1 महीने के बाद देंगे, कुछ कस्टमर्स ये वादा करते हैं कि हम पैसे आपको 2 महीने के बाद देंगे। तो एक महीने वाली सेल कैश सेल, एक महीने के बाद वाली सेल, और 1 महीने के 2 महीने के बाद वाली सेल। तो पहले ये वाला पैराग्राफ सॉल्व करते हैं। 50% ऑफ द रिमेनिंग सेल। अब देखिए मैं इसको कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, अगर आपको समझ में आ जाए तो बता दीजिएगा। स्टार्ट में कर रहा हूं नवंबर से। नवंबर से मैंने उठाई ये वाली सेल 2,25,000, इसका लिया 50%, जो आंसर आया उसका दोबारा 50% लिया, और फिर उसका ले लिया 97%। ये मैंने उठाई यहां से, क्योंकि सितंबर में कुछ लोग ऑन द स्पॉट पेमेंट कर देंगे, कुछ लोग 1 महीने के बाद करेंगे। तो सितंबर में बाद वाले में कब पे पैसे मिलेंगे आगे हमको? नवंबर में मिलेंगे। तो हमें नवंबर से ही स्टार्ट करना है। तो ये देखिए मैंने क्या किया कि मैंने 22,25,000 का पहले क्या ले लिया, 50%, यानी इसको आधा कर दिया। अब फिर उस आधे का भी क्या किया, आधा किया, दैट इज इक्वल्स टू 50%, और फिर उसमें से भी 3% क्या निकाल दिया, डिस्काउंट निकाल दिया। इसका मतलब कितना पैसा मिला हमको, 90। तो अमाउंट बताइएगा। 454,562। ये आ गई हमारे पास नवंबर की सेल। जरा बाकी 2 महीने की निकालिए, दिसंबर जनवरी की। आज कैलकुलेटर का डे है। हाँ जी, 5 क्या, 545,625.5 आ रहा होगा, तो उसको हमने आगे राउंड ऑफ कर दो, 3 पे राउंड ऑफ कर दो, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट बताइए, दिसंबर की क्या निकाली आपने? दिस वन, 3,10,000 का 50%, फिर उसका भी 50%, और उसका फिर 97%। दैट अमाउंट विल बी 75,175। नेक्स्ट कम्स टुवर्ड्स जनवरी। जनवरी के लिए कौन सी अमाउंट, दिसंबर वाली, 425 into 50%, again 50%, again 97%. That should be 1,03,062. 103 062 062। ठीक है, डन। चलें देखते हैं आपके आंसर, टैली करते हैं मेरे आंसर से। So that was 54563 75175 103062। साथ ही साथ डिस्काउंट भी निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे हमें डिस्काउंट की कैलकुलेशन चाहिए। चलिए जी, नवंबर के लिए 225 का 50%, उसका दोबारा 50%, और इसका 3%। दिसंबर के लिए 3,10,000 का 50%, अगेन 50%, 3%। जनवरी के लिए 425 50%, 50%, 3%। थोड़ा वैल्यू बता दीजिए। 1688 2325 3188। डन हो गया। चलें फिर चलते हैं पीछे, लास्ट पैरा करते हैं सॉल्व। द रिमाइंडर विल पे
2 months आफ्टर दी सेल, जो बच जाएगा वो उस सेल की 2 महीने के। इसका मतलब नवंबर में सबसे पहले कौन सी अमाउंट आएगी? सितंबर की अमाउंट आएगी। ठीक है जी, सितंबर की अमाउंट आएगी। और कितनी आएगी? 25% रिमेनिंग का नहीं, डायरेक्ट नहीं कर सकते जी। स्टार्ट। नवंबर में 2,15,000 का 50% और उसका भी 50% ये आ चुका है। तो इसका मतलब जो नहीं आया वो आंसर आएगा इसमें से माइनस करके। इसमें डिस्काउंट नहीं है क्योंकि लास्ट वाले को जो 2 महीने के बाद पेमेंट करेंगे उनको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। हाँ, क्योंकि इतना पैसा तो आ चुका है हमारे पास। तो 2,15,000 का 50% का 50%, इतना पैसा तो हम रिसीव कर चुके हैं। तो रिमेनिंग जो है वो हमें मिलेगा 161,250। दिसंबर में आ जाए। दिसंबर में आएगा 2,25,000 का 50% का 50%, दैट इज इक्वल्स टू 168,750। और जनवरी में आएगा 3,10,000 का 50% इंटू 50%, इतना पैसा आ चुका है। 232, ये तो आ चुका है, माइनस करें 232,500। चलिए देखते हैं। 5375570 56250 एंड 77,500। आपके सारे आंसर गलत। 2 मंथ सेल्स 50%, ये माइनस से पहले की अमाउंट है। हाँ ठीक है, माइनस नहीं करना क्योंकि वही अमाउंट हमको मिलेगी बची हुई। So that is 53750 56250 77,500, ये रिमेनिंग अमाउंट है जो आपको मिलेगी। क्या हो गया भाई? टाइम जाया कर रहा हूँ मैं तो, सिर्फ मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। सो 3,10,000 का 50% टोटल अमाउंट हो गई। अच्छा, ये हो गई हमारी सारी की सारी सेल्स। ये हो गई हमारी सारी की सारी सेल्स। तो हम कर लेते हैं इनका टोटल ताकि पता चल जाए कि हमें सेल्स से टोटल अमाउंट कितनी जनरेट होगी। सो लेट्स टोटल इट आउट। फर्स्ट वैल्यू वुड बी बट आप लोग इतने लेट क्यों आ रहे हैं? फर्स्ट सेशन में आप लोग की एब्सेंट लगेगी। ओके, और आप तो मैंने देखा था आप तो कैंपस में ही थे, असाइनमेंट छाप रहे थे बैठे हुए। So that answer is 254,013, 331,175 and 272,212। ठीक है जी। सो द फर्स्ट पार्ट इज ओवर। अभी 7 पार्ट और हैं। टोटल रिसीट्स फाइंड आउट कर ली आपने। टोटल सेल्स के सामने किस तरीके से आपने कैलकुलेशन की इसकी। सेल्स के बाद अब चलते हैं जरा परचेज की तरफ, जो आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना है। देखते हैं आप लोग के आंसर्स कैसे आते हैं। लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 2,
30% of purchases are expected to be paid in the month of purchase. पहला रूल ये है कि जो भी आपने परचेज किया है उसका 30% आपने उसी मंथ क्या करना है, पे करना है, एंड विल रिसीव 4% डिस्काउंट. और आपको आपके सप्लायर से कितना डिस्काउंट मिलेगा, 4%. 40% of are expected to be paid in the month after the purchase. याद रखिएगा यहां पर रिमेनिंग की बात नहीं हो रही है. ऊपर उन्होंने आपको रिमेनिंग की बात की थी, लेकिन यहां पर उसने रिमेनिंग की बात, इसका मतलब टोटल का कितना, 40%. 40% of the purchase are expected to be paid in the month after the purchase. यानी अगर आपने नवंबर में परचेज की है तो उसका 30% आप नवंबर में पे कर देंगे और उसका 40% का पे करेंगे दिसंबर में. अब कितना रह जाएगा, द रिमाइंडर इज पेड फॉर 2 months आफ्टर दी परचेजेस. और रिमाइंडर जो होगा यानी 30% जो रह जाएगा वो कब आपका पे होगा, 2 महीने के बाद. क्लियर हो गई बात. बिल्कुल ऐसे ही करके 3 फॉर्मेट बनेंगे, करंट मंथ परचेज, लास्ट मंथ परचेज और 2 months बिफोर परचेज. क्लियर हो गई बात. चलें 5 मिनट लीजिए, देखते हैं आप लोग के आंसर्स क्या आते हैं. ये सवाल ओपन कर दिया, परचेजेस के कॉलम पे फोकस करिएगा. फोर 4% पहले का है और 2% दूसरे वाली कैटेगरी का है. चलेंगे, लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद नवंबर. एक आंख में करा देता हूं. नवंबर की परचेज कितनी, 245, जिसका आपने कितना पे करना है, 30% पे करना है. ठीक है जी, पेमेंट निकाल रहे हैं 30%. और जब आप इसको पे करेंगे तो 4% का क्या मिल जाएगा इस पे आपको,
यानी कि 96% की पेमेंट करनी है। ठीक है जी, चलिए जी निकालिए कितना हो गया अमाउंट। 70,117,600। ठीक है यही है। आ जाए दूसरी तरफ आ जाते हैं जी, बोलिए। नवंबर में कौन सा? 30%। ठीक है। क्योंकि जब हम इसको करेंगे पेमेंट तो हमें कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? 4% का तो हमें डिस्काउंट मिल गया, तो हमने ओवरऑल कितनी पेमेंट की होगी? 96% पेमेंट की होगी। डिस्काउंट मिल गया ना हमको। ठीक है ना, पहले आपने निकाले 245 का 30% निकालें। चलें ये निकालें जल्दी से। कितना हुआ? ये आपको पे करना था, जिसमें से हमें कितना डिस्काउंट मिल गया, तो इसका मतलब हमने कितना पे किया होगा? 94%। तो इसका फिर आप क्या निकाल लेंगे? 94% निकाल लेंगे। नेक्स्ट अप इज दिसंबर। दिसंबर की परचेज है 135, इसका 30% और उसका भी 96%। 28, 38, 880। और फिर जनवरी की अमाउंट सेम ही है, तो फिर अल्टीमेटली मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 38,880। डिस्काउंट की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि हमें इनकम स्टेटमेंट में डिस्काउंट की जरूरत पड़ेगी। जो डिस्काउंट हमें मिल जाता है दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव। जो डिस्काउंट हम देते हैं अपने कस्टमर्स को दैट इज डिस्काउंट अलाउड, और जो डिस्काउंट हमें सप्लाई की तरफ से मिलता है दैट इज योर डिस्काउंट रिसीव। चलिए जी डिस्काउंट रिसीव निकाल लेते हैं। नवंबर का डिस्काउंट 2,45,000 का 30%, और डिस्काउंट कितना मिला? तो 4% निकाल लेते हैं इसका। 2,940। दिसंबर 135 का 30% और इसका 4%, 1,620। और जनवरी में भी ऑब्वियसली 1,620 जी। कर ले दोबारा कर ले, कोई टेंशन नहीं है। 70,560। ठीक है जी, अच्छा कोई मसला नहीं, कैलकुलेशन में ही एरर होता है इसके अंदर, जल्दी जल्दी में बटन उल्टे सीधे दब जाते हैं। सो आंसर इज 70,560, 38,880 एंड 38,880। डन हो गया। चलें नेक्स्ट वाला बनाइए जल्दी से। 40% of purchases are expected to be paid in the month after the purchase। तो आप एक महीना पहले से शुरू करेंगे। 1/90 का 40% का पे करना होगा नवंबर में, 245 का 40% का पे करना होगा दिसंबर में, और 135 का 40% का पे करना होगा जनवरी में, और साथ में मौजूद है 2% का डिस्काउंट। चलें बिस्मिल्लाह। याद रखिएगा ये रिमेनिंग परचेजेस की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल इसमें अब रिमेनिंग वाली कहानी नहीं है। हाँ यानी कि 190 का फिर उसका 98%, क्योंकि 2% का क्या है इसके ऊपर, बिल्कुल डायरेक्ट 40 लगाएंगे। देखो नवंबर में, क्योंकि हमें नवंबर करना है तो हमें एक पीछे क्या करना पड़ेगा, एक महीने पहले जाना पड़ेगा।
क्योंकि ये कह रहा है कि जो भी पेमेंट है उसका ब्रेकअप ये है कि 30% उसी महीने, 40% उसके अगले महीने और 30% फिर उसके अगले महीने। तो इसका मतलब इस महीने की बात तो हो गई 30% वाली। अब हमें एक महीने पहले से शुरू करना होगा, क्योंकि इसका जो 40% होगा वो कब आगे पे होगा, और हमें बजट बनाना है नवंबर, दिसंबर और, तो इसका मतलब हम यहां से शुरू करेंगे। इसकी अमाउंट यहां पर आएगी, इसकी अमाउंट यहां पर आएगी, इसकी अमाउंट, चलें देखते हैं। हाँ जी चलें स्टार्ट करते हैं। नवंबर वैल्यू लिखवाइए, क्या लिखी आपने? 190 का 40% और फिर उसका 90, 74480। टू 45 का 40% और फिर उसका 90, दैट शुड बी 96040। एंड सिमिलरली जनवरी 135 का 40% इंटू 98%, 52920। चलिए जी, लेट्स वेरीफाई द आंसर। 74480, 96040 and 52920। डन। चलिए जी लास्ट करते हैं, खत्म करते हैं इसको। लास्ट पार्ट में कह रहे थे कि अब जो 30% यहां हो गया, 40% यहां हो गया, तो कितना रह गया? वो 2 महीने के बाद मिलेगा। इसका मतलब नवंबर के लिए आपको जाना पड़ेगा 2 महीने पहले, सितंबर में जाना पड़ेगा, पीछे जाना होगा, नीचे नहीं जाना होगा, पीछे जाना होगा। चलें स्टार्ट करें, शाबाश। हाँ जी, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है यार, इसके डिस्काउंट की भी कैलकुलेशन करा दो साथ में, भूल जाएंगे वरना। नवंबर 190 का 40% और उसका 2%, 245 का 40%, इसका 2%, जनवरी 135 का 40% इंटू 2%। ये वाली वैल्यूज बता दो साथ में। 1560, 1960, अच्छा जी नवंबर के लिए आप शुरू करेंगे सितंबर से। 1,75,000 का 30%, 52,500। क्या हो गया, क्या हो गया? आराम से जरा, क्लास में बैठे हो। बस इसी में कैलकुलेशन है, बाकी सब सीधा है।
चलिए वैल्यूज दिखवा दीजिए, बोले 30% यहां पर आ गया था, 40% यहां पर आ गया था, 70 हो गया, तो रिमेनिंग 30% ही रह गया। जी जनाब कितना हुआ? 57,000, 73,500। चलिए जी लेट्स वेरीफाई द आंसर। 52,500, 57,000 एंड 73,500। क्लियर? चले यहां तक बना लें बजट जल्दी से, फिर आगे चेंज करते हैं। ठीक है जी डन। ओके लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। सो यहां पर आके हमारे दो मेन पॉइंट्स कवर हो गए, एक सेल्स का और एक परचेज का। ज्यादातर जो कैलकुलेशंस होती है वो इसी के ऊपर होती है, बाकी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल सारा का सारा बिल्कुल स्ट्रेट है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा आपका। द इन्वेंट्रीज हेल्ड ऑन November 1, 2018 आर बजटेड एट 1,80,000। और एक नवंबर वही महीना है जहां से हमने बजटिंग की शुरुआत, तो ये हो गई हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है जी। The inventories held on January 31st, 2019 are budgeted at 1,20,000। ये हो गई हमारी कौन सी इन्वेंट्री? एंडिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो हम एक काम करते हैं कि इसको ध्यान में रख लेते हैं, आगे हमें इनकम स्टेटमेंट में इसकी जरूरत पड़ेगी। एक इनका आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री और दूसरी आपकी। चलिए मूव करते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। द जर्नल एक्सपेंसेस आर बजटेड एट 18,000 इन नवंबर। नवंबर में जो हमारे एक्सपेंसेस हैं दैट इज 18,000 with an expected 10% rise in December। दिसंबर में इसमें 10% का क्या हो जाएगा? तो 18,000 का हम ले लेंगे 10%, ये हो गया 1800, और वो 18,000 में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 19,000। एंड 15% रिडक्शन ऑन दिसंबर टोटल इन जनवरी 2019। दिसंबर टोटल कितना आ रहा था? 19,800। उसमें 15% का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा, यानी हम उसका 85% ले लेंगे। कितना बन जाएगा? 16। All journal expenses are expected to be paid in full in the month which they occur। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिस महीने एक्सपेंस हुआ है उसकी पेमेंट भी उसी महीने हो जाएगी। तो नवंबर की पेमेंट भी हो गई। सो हमने यहां पे ले लिया आपके एक्सपेंसेस, जर्नल एक्सपेंस 18,000, 19,800 और 16,830। तो आपने हाथ से भी कैलकुलेट करिए शाबाश, जल्दी से कैलकुलेटर से। जर्नल एक्सपेंस नवंबर का है 18,000, ये आपको उन्होंने पहले से बता दिया है। दिसंबर में कह रहे थे कि इसमें 10% का क्या हो जाएगा? इजाफा हो जाएगा। तो 18,000 का 10% होता है 1800। 1800 प्लस 18,000 बिकम 19,800। और जनवरी में कह रहे थे कि टोटल का 15% क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे लफ्जों में 85% हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? जनवरी के लिए 19,800 का क्या ले लेंगे? 85%। दैट शुड बी 16,300 एंड 830। ये आ गया हमारा तीनों के तीनों एक्सपेंसेस। ठीक है जी, डन हो गया। एनी प्रॉब्लम? जल्दी करिए, टाइम थोड़ा कम है।
ठीक है जी, क्लियर? पानी पी के आ जाओ, बाहर सुकून से आ जाओ। ओके, नंबर 5, depreciation on non-current assets before November 2018 will be 1750 per month। कि हमने नवंबर से पहले पहले जो हमने एसेट्स खरीदे थे उनको हमने हर महीने कितने से डेप्रिशिएट करना है? अच्छा, डेप्रिशिएशन क्या होती है? रिडक्शन इन दी कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट या वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। जो भी हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं उनको हमें जैसे जैसे हम यूज करते रहते हैं उसकी वैल्यू के साथ साथ क्या होती रहती है, तो जो जो वैल्यू कम होती रहती है दैट इज कॉल्ड दी बेसिकली दी डेप्रिसिएशन। लैंड इज द वाहिद फिक्स एसेट जो कि डेप्रिशिएट नहीं होता, लैंड इज सब्जेक्ट टू एप्रिसिएशन। बाकी जितने भी एसेट्स हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अगर आपको डेप्रिसिएशन की एडजस्टिंग एंट्री याद हो तो वो होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन क्रेडिट। इसका मतलब डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन में हम जब किसी एसेट को डेप्रिशिएट करते हैं तो हम अपना एक्सपेंस तो रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हम कोई कैश पे और हम बना रहे हैं कैश बजट। सो व्हाट डू यू थिंक, दिस डेप्रिसिएशन शुड बी रिकॉर्डेड इन कैश बजट और नॉट? बिकॉज डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो हम डेप्रिसिएशन को अल्टीमेटली हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये वाली ट्रांजैक्शन जो है ये कैश बजट से क्या हो जाएगी? इग्नोर हो जाएगी। क्रेडिट ट्रांजैक्शंस और डेप्रिसिएशन कैश बजट का हिस्सा नहीं होते, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि इसका कोई काम नहीं है। आगे जाके जब हम इसकी इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो वहां पर हमें डेप्रिसिएशन एडजस्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट निकालते हैं तो सारे के सारे एक्सपेंसेस को हमने प्रॉपर तरीके से माइनस करना है। तो फिलहाल कैश बजट से इसको हमने क्या कर दिया? हटा दिया। आगे चलते हैं। ऑन नवंबर 1, 2018 Tinu will acquire a new short storage system at a cost of 24,000। नवंबर 1 यानी जब नवंबर का महीना शुरू होगा तो इनको एक नया स्टोरेज सिस्टम चाहिए जिसकी कॉस्ट कितनी है? 24,000 एंड विल पे 50% ऑफ द कॉस्ट इमीडिएटली, जिसमें से इसका 50% इसको ऑन हैंड क्या करना है? पे। तो नवंबर में कितनी पेमेंट बन जाएगी? 12,000 की पेमेंट नवंबर में बन गई। The remainder will be paid in equal installments over the following 12 months। अब 24,000 में से 12 दे दिया तो रह कितना गया? 12,000 की 12 किस्तें हो गई जो आप हर महीने इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। तो कितना कितना पे करेंगे? तो इसका मतलब 1000 पे होगा दिसंबर में और 1000 पे होगा जनवरी में। तो हमने यहाँ पे क्या किया जनाब कि यहाँ पे आप कंटिन्यू रखेंगे, स्टोरेज सिस्टम की हेडिंग डाल दी, जिसमें से 12,000 कब पे हो गया? नवंबर में, और एक एक हजार जो है वो पे हो गया कब? दिसंबर और जनवरी में। एनी इशू? क्लियर है? सो ये वाला पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अब इन्होंने एक बात यहां पे और की हुई है, the remainder will paid in equal installments over the following 12 months without any interest charges। This new non-current asset will be depreciated at 10% per annum on monthly basis। हर महीने हम इसको 10% से क्या करेंगे? डेप्रिशिएट करेंगे। अब ऑटोमेटिकली डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो कैश बजट में इसका कोई काम नहीं है, लेकिन इनकम स्टेटमेंट में इसको हम क्या करेंगे? रिकॉर्ड। तो जब आएगा तो फिर देखेंगे इसको कैसे रिकॉर्ड करना है। लास्ट पॉइंट करते हैं। टीनू विल मेक ड्रॉइंग्स 3,000 एवरी मंथ। ठीक है जी, ड्रॉइंग जो होती है अल्टीमेटली कैश की फॉर्म में होती है, तो डेफिनेटली 3,000 रुपए की वो क्या करेगी? हर महीने ड्रॉइंग करेगी, एक्सेप्ट फॉर दिसंबर, दिसंबर को छोड़ के। क्यों? इन दिस मंथ शी एक्सपेक्ट्स टू ड्रॉ 1.5% ऑफ द मंथ्स एक्सपेक्टेड सेल्स। तो दिसंबर के महीने में वो सेल्स का 1.5% विड्रॉ करेगी। तो दिसंबर की सेल्स कितनी है? नो वे, दिसंबर की सेल्स है 425,000 और इसका आपने कितना विड्रॉ कराना है? 1. तो दैट शुड बी 6375। इसका मतलब नवंबर में 3,000, दिसंबर में जो अमाउंट आएगी वो दोबारा से नहीं, सिर्फ एक्सेप्ट फॉर दिसंबर
बाकी में क्या है, टीनू विल मेक ड्रॉइंग्स ऑफ 3000 एवरी, बाकी हर महीने वो 3000 की करेगी। सिर्फ दिसंबर के महीने में सेल्स का कितना परसेंट, सो दैट इज इक्वल्स टू, चलिए देखते हैं 6375। तो 3000 की एक आ गई, 6375 एक हो गया, 6 और 3000 एक हो गया। क्लियर हो गई बात? एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? चलें, तो यहां तक आते आते हमारे सारे के सारे पॉइंट्स कवर हो गए। अब आते हैं, तरफ से करते हैं टोटल, दैट इज इक्वल्स टू टोटल पेमेंट्स। पहले हमने निकाली थी टोटल रिसीट्स, अब हम निकालेंगे टोटल। जरा 5-6 कॉलम्स होंगे आपके पास, 6 रोज होंगी, तो जरा टोटल करिए। स्टार्टेड फ्रॉम दिस 1 2 3 4 and then 5 6, so last 6 rows को जरा टोटल करिए। ड्राइंग लेस होंगी ना, पेमेंट्स हैं। पेमेंट्स में ऐड होंगी, हाँ टोटल में ऐड करें, टोटल में ऐड करें। पहला वाला कितना मेरे पास आ रहा है 230540, इसी तरह से 219095 और इसी तरीके से 186130। ठीक है जी, डन? एनी प्रॉब्लम? क्लियर है यहां तक? अब हम देखते हैं कि हमारी नेट फिगर क्या है। नेट फिगर कैसे निकालेंगे? रिसीट्स माइनस पेमेंट्स। ऊपर के फर्स्ट 3 कॉलम आपकी रिसीट्स हैं और ये वाले कॉलम्स क्या है आपकी पेमेंट्स हैं। तो रिसीट्स में से पेमेंट्स को माइनस करिए ताकि आपको पता चले कि आप कितने के शॉर्टेज में हैं या कितने के सरप्लस में हैं। रिसीट्स माइनस पेमेंट्स, नहीं रिसीट्स, ये है आपकी फर्स्ट रिसीट कितनी है 254013 और टोटल पेमेंट कितनी है 230। दोनों को आपने माइनस किया, योर आंसर शुड बी फर्स्ट वन इज 23473, the next one is 11080 and the last one is 86082। इसका मतलब कहीं पर भी आपको कोई शॉर्टेज नहीं है, हर जगह पर हर महीने में रिसीट्स आपकी ज्यादा है, पेमेंट्स आपकी कम है, तो इसका मतलब कहीं पर भी कोई मसला नहीं है। द नेक्स्ट वन इज द लास्ट पार्ट। एक मिनट दे दें बस, मैं एक चीज दिखा दूं। The bank balance at November 1st, 2018 is expected to be 34,850। जब महीना आपका शुरू होगा तो आपके बैंक बैलेंस में नवंबर में पहले से कितने पैसे पड़े होंगे और उसमें फिर इस मंथ की रिसीट आगे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सो इट मींस दैट इसमें हम ऐड कर देंगे अपना बैंक बैलेंस। 23,473 आपके पास रिसीट्स थी, जिसमें से बैंक बैलेंस पहले से कितना मौजूद था 34,800। तो एंडिंग बैलेंस कितना हो गया आपके पास, बैलेंस एट एंड शुड बी 58,323। अब आपको पता है लास्ट मंथ की क्लोजिंग अगले महीने की क्या बन जाती है, तो इसका मतलब जब अगला महीना शुरू होगा तो बैंक में कितना पैसा पड़ा होगा 58,323 और उसमें उस महीने की रिसीट्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो दैट शुड बी 170,403 और फिर उसके बाद जब अगला महीना शुरू होगा तो उसमें ये रिसीट्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। दैट इज 170,403 प्लस 86,082। सो योर फाइनल बैलेंस विल बी 256,485 और यहां पर आके आपका ये कैश बजट कंप्लीट हुआ। जी जनाब, कोई पॉइंट कोई चीज समझ में ना आई हो पूछ लीजिए। ठीक है जी, अभी हमने इसका पॉजिटिव साइड देखी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसकी नेगेटिव साइड देखेंगे। जब शॉर्टेज होता है
तो फिर किस तरह से शॉर्टेज को डील किया जाता है। अब आप लोग कर रहे हैं 15 मिनट का ब्रेक सिर्फ, ठीक है, हाफ एन आवर का नहीं, थोड़ा सा आज हम लोगों की क्लास जल्दी खत्म करनी है, तो सिर्फ वाटर ब्रेक है, टी ब्रेक नहीं है। 15 मिनट में जाइए और 2 बजे एग्जैक्ट वापस आइए, ताकि आप लोगों का जो है वो 2:05 में मैं अटेंडेंस ले लूंगा फर्स्ट हाफ की। सिर्फ 15 मिनट का ब्रेक है, 2 बजे काइंडली वापस आ जाइए। अब हम कर रहे हैं इसका पार्ट बी। कैन आई प्रिपेयर अ बजटेड इनकम स्टेटमेंट। कहने जरा इनकम स्टेटमेंट बनाइए इन एज मच डिटेल एज पॉसिबल। जितना डिटेल में आप जा सकते हैं उतना जाइए, ठीक है जी। यानी जो जो इंफॉर्मेशन यहां से एक्सट्रैक्ट हो सकती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपने एक्सट्रैक्ट करनी है, ठीक है जी। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन फॉर दीज 3 मंथ्स पीरियड एंडिंग जनवरी 2019। क्लियर हो गई बात। अच्छा, थोड़ा सा इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट याद करें, अकाउंटिंग में बहुत आपने पढ़ा होगा डिटेल में। स्टार्ट हम करते हैं सेल्स से, सेल्स में से लेस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अपना फॉर्मूला होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करते हैं परचेजेस और लेस कर देते हैं एंडिंग इन्वेंट्री। फिर सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देते हैं, आंसर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर आप अपने एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, रेंट, सैलरीज, जो भी चीजें हैं वो सारी की सारी, तो फिर आंसर आता है आपका नेट प्रॉफिट। तो हमने यही सीक्वेंस फॉलो करनी है, सेल्स, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर एक्सपेंसेस, तो आंसर आ जाएगा आपका नेट। चलें शुरू करें। तो सबसे पहले आपको चाहिए क्या, सेल्स। अच्छा, सेल्स के लिए मसला ये है कि सेल्स चाहे कैश पर हो चाहे क्रेडिट पर हो, वो किस में काउंट होती है, वो सेल्स में काउंट होती है। इसका मतलब सेल्स का फिगर हम बजट से नहीं निकालेंगे, सेल्स का फिगर हम उसकी मंथली सेल्स से निकालेंगे। नवंबर की सेल्स कितनी, 3,10,000। दिसंबर की सेल्स कितनी, 425। और जनवरी की सेल्स कितनी, 195। तो अब हमने यहाँ पे रिसीट्स में, हमने कैश पे काम नहीं करना, जो कैश सेल है वो भी और जो क्रेडिट सेल है वो भी, हम टोटल सेल्स जो है वो काउंट करेंगे। तो अगर हम इन तीनों को प्लस कर लें तो वी विल गेट, कितना मिल गया, so we have a total sales of 9,30,000। ठीक है जी, ये आ गई हमारी टोटल सेल्स, दैट इज इक्वल टू 9,30,000। क्लियर हो गई बात। तो सबसे पहले आपने इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए अपनी सेल्स का जो फिगर है ये आपने पिक कर लिया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। सेल्स में से हमने लेस करनी होती है कॉस्ट ऑफ सेल्स, या जिसको आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कहते हैं, दो नाम है इसके, कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अपना फॉर्मूला है, ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करते हैं परचेजेस। परचेजेस के लिए भी वही मसला, चाहे कैश परचेज हो चाहे क्रेडिट परचेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ पीरियड की परचेज देखेंगे कि किस पीरियड के दौरान कितनी परचेजिंग, और उसमें से लेस कर देते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री, एंडिंग इन्वेंट्री। सो यहां से अगर आप देखें तो आपको उन्होंने इसीलिए दोनों इन्वेंट्रीज की फिगर दी हुई थी। The inventories held on November 1 are budgeted at 1,80,000। ये हो गई हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री। The inventories held on January 31st, 2019 are budgeted at 1,20,000। ये हो गई आपकी एंडिंग इन्वेंट्री। और इन तीनों को परचेज को ऐड कर लेंगे तो हमारी टोटल क्या आ जाएंगी, परचेजेस आ जाएंगी। चलिए जी स्टार्ट करें। ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करें परचेजेस, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी 180, ऐड कर दिया उसमें अपनी अपनी नेट परचेजेस 245 प्लस 135 प्लस 135 दैट इज इक्वल्स टू 515, और लेस कर दिया इसमें से हमने अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री दैट इज इक्वल्स टू 129,000। सो ये हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 5,66,000। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस कर देंगे, so you will get the gross profit. So the gross profit is 364,000. So the first part of the question, gross profit निकाल लिया। Now let's move towards the next part, net profit.
अब नेट प्रॉफिट निकालने के लिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस करने होते हैं? चलें, अब ये आपका टेस्ट है, इसमें से आपने कौन कौन से एक्सपेंसेस पिक करने हैं। चलेंगे स्टार्ट करते हैं, सवाल पे चलते हैं वापस। देखिए आपको पहला एक्सपेंस कौन सा नजर आएगा? सबसे पहले आपका कौन सा एक्सपेंस है? जर्नल एक्सपेंस। जर्नल एक्सपेंस 3 है, 18,000, 19,800 और 16,830। तीनों को हम प्लस कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा आपका जर्नल एक्सपेंस कितना बन गया। लिख लीजिए जरा साइड पे। ठीक है, डन हो गया। और बताइए नेक्स्ट एक्सपेंस कौन सा लूं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हमने कैश बजट के लिए इग्नोर कर दिया था, क्योंकि अल्टीमेटली कैश बजट होने की वजह से, कैश नॉन कैश एक्सपेंस होने की वजह से वो कैश बजट का हिस्सा तो नहीं था, लेकिन अल्टीमेटली इट्स आवर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सो नाउ वी हैव टू रिकॉर्ड दी डेप्रिसिएशन। चलिए डेप्रिसिएशन देखते हैं। डेप्रिसिएशन हमारे पास दो हैं, एक पुराने इक्विपमेंट्स की और एक नए इक्विपमेंट की। पहले आते हैं पुराने इक्विपमेंट की तरफ। Depreciation on non-current assets acquired before November 2018 will be 1750 पर। तो हमें कितने महीने की चाहिए? तो 1750 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट शुड बी। चलिए लिख लीजिए साइड पे एक जगह पे, डेप्रिसिएशन ओल्ड इक्विपमेंट्स। ठीक है जी। अब आते हैं एक नए इक्विपमेंट की तरफ, जो हमने कब परचेज किया था? नवंबर में। कौन सा इक्विपमेंट परचेज किया था? स्टोरेज इक्विपमेंट। कितने का परचेज किया था? 24,000 का। दिस नाउ न्यू नॉन करंट एसेट विल बी डेप्रिशिएटेड 10% पर एनम, साल का 10%। तो 24,000 का 10% कितना हो गया? 2400 साल का। लेकिन हमें कितने महीने का चाहिए? 3 महीने का, क्योंकि हमारा जो बजट है वो सिर्फ, जो हमारी इनकम स्टेटमेंट है वो सिर्फ 3 महीने की है। तो 2400 को फिर मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 करके 3 महीने में कन्वर्ट कर लेंगे, कितना हो जाएगा? 600। तो ये देखिए जनाब, ये आंसर हमारे इस तरह से कुछ टैली करेंगे। जर्नल एक्सपेंस आ गया 54,630। डेप्रिसिएशन आ गई स्टोरेज डिवाइस की 600, और डेप्रिसिएशन आ जाएगी अदर एसेट्स की, यानी पुराने एसेट्स की, दैट इज इक्वल्स टू 5250। अब रह गया एक एक्सपेंस, वो आपने ढूंढना है। क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको, यहां तक कर लिया? चले अब बाद में कर लेगा। एक एक्सपेंस रह गया इसके अंदर जो आपने ढूंढना है, देखते हैं कौन ढूंढ के निकालता है। ड्राइंग एक्सपेंस नहीं होता, ड्राइंग इज कॉन्ट्रा कैपिटल, बैंक बैलेंस इज करंट एसेट। जी दोबारा से, सेल्स डिस्काउंट। ठीक है नहीं, डिस्काउंट अलाउड। हमारे पास डिस्काउंट दो तरह के, एक डिस्काउंट रिसीव जो हमें अपने सप्लायर से मिला है, दैट इज आवर इनकम, और दूसरा है डिस्काउंट अलाउड जो हमने अपने कस्टमर्स को दिया है। तो हमने टोटल ये डिस्काउंट्स दिए हैं, इसीलिए आपको साइड पे लिखवाया था कि इसकी जरूरत पड़ेगी हमको डिस्काउंट्स की। तो जरा लेट्स टोटल इट आउट, देखते हैं कितना डिस्काउंट आता है टोटल हमारा। 9,350। चलें जी देखते हैं मेरा आंसर क्या आ रहा है। मेरे पास आ रहा है 35,100। 101 राउंड ऑफ हुआ भाई, यानी कि वो कोई वैल्यू राउंड ऑफ हुई भी है। तो दैट इज 35,100, यानी हमने ये सारी की सारी वैल्यूज क्या कर ली, हमने प्लस कर ली, तो हमें अपना डिस्काउंट अलाउड का एक्सपेंस पता चल गया। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे। दीज एक्सपेंसेस बिकम 95,580। टोटल करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से उसको क्या किया आपने? माइनस किया। तो दैट इज योर इनकम फ्रॉम योर ऑपरेशंस या ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेशंस प्रॉफिट। ऑपरेशन प्रॉफिट कितना आ गया आपके पास? 268,420। अब इसमें एक चीज और ऐड होगी,
क्या ऐड होगी? नो, इनकम ऐड होगी। कौन सी इनकम है यहाँ पे? जो डिस्काउंट हमें मिला था, दैट इज डिस्काउंट रिसीव। परचेज डिस्काउंट भी कह सकते हैं, डिस्काउंट रिसीव भी कह सकते हैं। ये हमारी इनकम है क्योंकि ये हमारा फायदा हो गया था। तो ये इनकम फिर क्या हो जाएगी, आके इसके अंदर ऐड हो जाएगी। लेट्स टोटल इट आउट। नाइन थ्री 7 6 मेरे पास आ रहा है 10,740। यही आ रहा है? मैं समझा नहीं दोबारा। 10780। मेरे पास 40 है। चलो देख लेना। अब इसमें हम ये अमाउंट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिस्काउंट रिसीव आपने ऐड कर लिया, सो यू गॉट द नेट प्रॉफिट ऑफ 279,160। यहां पर आके आपका ये एक छोटा सा सवाल कंप्लीट हुआ। ये तो समझाने में इतना टाइम निकल गया। अभी देखना क्वेश्चन 2 कराऊंगा, आप लोग 15 मिनट में कर लेंगे। पंद्रह मिनट में मेरे 3 घंटे का पेपर है भाई, आराम से आप एक नींद लेके उठ सकते हैं उसके अंदर। तो 3 घंटे में आप लोग आधे घंटे में फारिग हो जाएंगे आप लोग आराम से। उसके बाद सोइएगा, कोई टेंशन थोड़ी है। 2.5 घंटा सोइएगा क्लास में, कोई टेंशन की बात थोड़ी। चलिए जी, लास्ट स्लाइड देख लीजिए, फिर जल्दी से इसको कंप्लीट करें, फिर एक सवाल करवाते हैं आपसे। तो बहुत टाइम है यार, 17 जनवरी तो आपने जज्बात में ऑनलाइन समझ के 6 पेपर उठा लिए, तो फिर मैं क्या करूं? फिर आपका बस चल रहा था, आप 8 उठा लेते आप, लेकिन वो मसले खराब हो गए सारे की सारी कहानी। हाँ ना, वो तो पीछे लगे हुए थे बच्चे वहां पे के 8 दे दें 9 दे दें। जी, हो सकता है ऑनलाइन, ये बात मैंने भी सुनी है, क्योंकि अल्टीमेटली केसेस कल यूके के अंदर एक दिन में 1 लाख केस आया है। सो यूके में आया है, अल्लाह मालिक है, क्या पता आपकी दुआएं जो है वो रंग ले आए। लेकिन सही बात नहीं, ये भी कह सकते हैं ना कि भाई कोरोना केसेस भी ना बढ़े और ऑनलाइन भी हो जाए। चलिए जी, यहाँ तक बताइए कोई सवाल? चलिए एक सवाल आप लोगों से कराते हैं, जरा सा अपने आप को 4-4 के ग्रुप से बना लीजिए, और ऐसे ही सवाल आपको मिलेगा इंशाल्लाह पेपर में। जो मैंने कराया वो तो मैं नहीं दूंगा, तो जो आप लोग करेंगे, ये मैंने आंसर क्यों लगा दिया, ये रहा, बिस्मिल्लाह। चलिए 4-4 के साथ ग्रुप्स कर लें, 1 2 3 4, ताकि आपस में ग्रुप स्टडी करें। और ये आज करके जाना है, ठीक है जी? आप उनको ज्वाइन कर लें, 5 भी चलेंगे बस। चलिए डन हो गया। आ जाए जरा बोर्ड पे, जरा एक दफा पहले सवाल समझ लें ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो इसके अंदर। रोनाल्ड पटर runs a catering business during the months of January to April 2020. The following were his actual purchase and sales figure. ठीक है जी। सवाल में सबसे अच्छी बात ये, जब आप फाइनेंस का पेपर पढ़ें सबसे पहले रिक्वायर्ड पढ़ें, सवाल बाद में पढ़ें, रिक्वायर्ड पहले पढ़ें कि करना क्या है। अक्सर स्टूडेंट सवाल पढ़ने में सारा टाइम निकाल देते हैं, फिर पता चलता है कि जी सवाल तो आता ही नहीं है, फिर वो आगे सवाल नेक्स्ट सवाल पे जाते हैं। तो रिक्वायर्ड पहले पढ़ लें। ड्रॉ अप अ कैश बजट ऑफ 3 months कमेंसिंग विद मई से कमेंस हो रहा है, इसका मतलब मई, जून और जुलाई, ये आपके 3 मंथ्स हैं, ये आपके रेफरेंस मंथ्स हैं जिनका आपने बजट बनाना है। ऑल फिगर शुड बी टेकन टू द नियरेस्ट डॉलर, जहां पे राउंड ऑफ हो रहा है वहां पे राउंड ऑफ करेंगे आप, पॉइंट में फिगर नहीं चाहिए। ठीक है नहीं, डन हो गई बात? अच्छा, इन्होंने यहां पे सिर्फ ये किया कि इन्होंने सेल्स की वैल्यू 4 पॉइंट पे दे दी और परचेज की वैल्यू
थर्ड पॉइंट पे दीजिए। तो आप पहले डेफिनेटली किस पे फोकस करेंगे, सेल्स पे फोकस करेंगे। बजटेड परचेजेस फॉर दी फॉलोइंग मे जून जुलाई, ये उसकी जून मई जून जुलाई की परचेजेस है। ऑल बजटेड सेल्स फिगर आर बेस्ड ऑन 25% मार्कअप। यानी मार्कअप क्या होता है कि हम हर चीज के ऊपर 25% का प्रॉफिट रख के क्या करते हैं, उसको आगे सेल करते हैं। ठीक है जी, जो भी चीज हम खरीदेंगे उसको सेलिंग प्राइस क्या सेट करेंगे, उसमें 25% क्या कर देंगे, ऐड करके सेल करेंगे। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि परचेज का 125%, तो फिर वो सेल्स की वैल्यू आ जाएगी। मेन चीज बता दी मैंने आपको कि मार्कअप अमाउंट ऐड हो जाती है, 125% निकालेंगे परचेज का। फिर उसके बाद वही सारी कहानी है, 2% डिस्काउंट, 2.5% डिस्काउंट, वेजेस है। बिस्मिल्लाह, अभी तो स्टार्ट भी नहीं किया। चलिए लेट्स स्टार्ट, शाबाश। So you have nearly about 40 minutes. चलिए जी, बातें कम काम ज्यादा। Resume recording। आइए जी। मेरे पास जो फिगर आ रही है पहली सेल्स की, वो आ रही है 143,213, 151,762 और 145,350। आप लोगों की फिगर यही है, ये वाली गलत है। चलिए देखिए, अपनी गलती निकालें। नहीं, वहां पे एक ग्रुप में ये मिस्टेक आ रही है, मैंने कहा कर लें, गलती सही कर लें। अब आप जाएंगे एक महीने पहले वाली परचेज की तरफ, सेल्स की तरफ। सवाल ओपन कर देता हूं मैं। नेक्स्ट मंथ का रूल ये है कि 20% ऑफ सेल्स आर पेड इन मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ सेल्स एंड गेन 2.5% डिस्काउंट। इसका मतलब मई के लिए अब हमें एक महीने पहले वाली सेल पे फोकस करना पड़ेगा। तो मई के लिए हम किस पे फोकस करेंगे, अप्रैल। अप्रैल की सेल है 2,73,000, इसका आप लेंगे 20% और उस 20% का आप लेंगे 97.5%। इसमें रिमेनिंग वाली बात नहीं है। जून के लिए मई की सेल ये रही, डायरेक्ट 20% और उसका फिर 97.5%। कौन थक गया भाई? चलिए लेट्स सी। लास्ट मंथ सेल्स 20% का 97.5%। तो फिगर इज 53,235, 48,994 और 51,919। ठीक है जी, डन। ओके जी, नाउ यहां से ग्रुप डन है, यही है, लिख रहे हैं ना आप लोग साथ साथ? मैंने कहा बाकी लोग कर लें, शाबाश, जल्दी छाप लो। Now the last part is 15% of sales are paid 2 months following the month of sales। इसका मतलब मई की सेल के लिए अब आपने जाना पड़ेगा 2 महीने पहले, मार्च पे। मार्च की सेल है 2,94,000 और इसका डायरेक्टली कितना ले लेंगे, 15%, क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने कह दिया अट्रैक्ट नो डिस्काउंट। तो इसका मतलब कोई डिस्काउंट नहीं देना। तो सवाल में अगर पॉइंट्स ऊपर नीचे भी हो जाएं तो पहले आपने रिसीट्स ही निकालनी है, सेल्स ही निकालनी है, और फिर उसके बाद आपने पेमेंट्स निकालनी है।
कितना हो गया भाई? थर्ड वन इज 44,100, 40,950 एंड 37,688। इन सबको हम प्लस कर लेंगे तो हमारे पास टोटल रिसीट्स आ जाएंगी 240, 548, 548, 241, 706 और 234, 957। ये तो हो गई हमारी सेल्स। अब चलते हैं जरा परचेजेस की तरफ, वन बाय वन करके इसी तरीके से हम परचेजेस कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद एक्सपेंसेस। आइए जरा सवाल पढ़ते हैं। 80% of purchases are paid during the month of delivery and attract a discount of 2.5%। यानी जिस महीने परचेज हुई है उसी महीने आपने 80% क्या करना है? पे करना है। The remaining 20% of the purchase are paid for in the month following delivery and attract no discount। चलिए जी, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप मई की परचेज निकाल रहे होंगे तो आपने पहले तो 80% लेना है उसी महीने का, और फिर 20% लेना है उससे एक महीने पहले का। चलिए जी, बनाइए जरा परचेजेस की फिगर निकालिए। साथ साथ 159,120, 154,440 and 149,760। Next, 20% of the previous month purchase. Let's focus on 1 month purchases before. For May, we have to focus on April. अप्रैल की हमारी परचेज है 2,13,000 और उसका आप कितना परसेंट लेंगे? 20%। बातें नहीं, काम करिए। चलिए जी, नेक्स्ट फिगर बताइए।
42,600, 40,800 or 39,000. So these are the completed for purchases. उस समय सब देख रहा हूँ कौन कौन क्या क्या कर रहा है, कौन मोबाइल यूज कर रहा है, कौन तस्वीरें खींच रहा है। चले नेक्स्ट, इधर छोड़िए इधर आइए। सो दीज 4 पॉइंट्स आर कंप्लीटेड नाउ। द फर्स्ट में तो उन्होंने आपको जून जुलाई की सेल्स दी हुई थी, फिर उसके बाद उन्होंने मार्कअप का बताया हुआ था, फिर एक परचेज का था, फिर एक। नेक्स्ट कम टुवर्ड्स द पॉइंट नंबर 5, एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। वेजेस आर बजटेड फॉर एज 4% ऑफ टोटल सेल्स ईच मंथ, पेबल ड्यूरिंग द मंथ। तो सबसे पहले आप वेजेस एक्सपेंस निकालेंगे, सेल्स का 4%। तो मे की सेल्स हमने कितनी निकाली हुई थी, 251, 250। इसका हमने कितना लेना है, 4%। तो दैट शुड बी 10,050। देखते हैं क्या आता है आंसर यहाँ पे। 4% ऑफ द करंट मंथ सेल्स 10,050, 10,650 और 10,200। एक आपने यहाँ का 4% ले लिया, एक यहाँ का 4% और एक यहाँ का। तो हर महीने की जो भी आपके पास सेल्स होगी उसका 4% आपने वेजेस पे करनी है। तो हमने वेजेस जो है वो रिकॉर्ड कर, बोले ये तो हमारी कैश सेल है ना, ये कैश सेल है और ये टोटल सेल है। तो हमें टोटल सेल्स का 4% लेना है, कैश सेल्स का नहीं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस पढ़िए। वेजेस आर बजटेड 4% ऑफ दी टोटल सेल्स, नॉट द कैश सेल्स। अगर कैश सेल्स की बात करते तो फिर वो वाली फिगर लेते। अच्छा पॉइंट याद कराया, एग्जाम में यूज करेंगे इसको। ओके जी, नेक्स्ट अप, Roland draws an average 1,000 per month for personal use. That is classified as your drawings. तो 1,000 पर मंथ की आपने क्या करनी है, ड्राइंग्स करनी है। So that means that the next part is cash drawings. 1,000, 1,000 and 1,000 तीनों की आपके पास जो है वो ड्राइंग्स आ गई। Last part is there are overheads which includes depreciation fixed at 2% per 2,000 per। अच्छा वही बात आ गई, डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। तो नॉन कैश एक्सपेंस होने की वजह से हम इसको कैश बजट में शामिल नहीं करेंगे। बट डू नॉट इंक्लूड वेजेस, लेकिन ये वाली वेजेस इसमें शामिल नहीं है। दे ऑल्सो इंक्लूड अ बजटेड अमाउंट इक्वल टू 40% ऑफ वेजेस फॉर दैट मंथ। ओवरहेड्स आर पेएबल ड्यूरिंग द मंथ इन विच दे आर इंकर्ड। तो आपने ओवरहेड्स कितने लेने हैं, वेजेस का 40%। तो जो जो हमने वेजेस लिए उसका क्या लेते चले जाएंगे, 40% लेते चले जाएंगे। डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर देंगे। चलिए जरा निकालिए जरा वेजेस। पहली वेज कितनी थी, पहली वेज थी 10,050। इसका ले लेंगे 40%। हाउ मच, 4,020, 4,260 और इसी तरीके से 4,080। Now the last part is in March 2020 Roland purchased a coffee machine costing 2,000 to be paid in 4 equal monthly installments beginning in March। तो 2,000 की आपने 4 इंस्टॉलमेंट करनी है। तो ये इंस्टॉलमेंट कितने की बनी, मार्च से स्टार्ट हो रही, तो मार्च, अप्रैल, मई और जून। तो ये कब तक जाएगी, मई और, तो इसका मतलब जुलाई में कोई पेमेंट इसकी नहीं है। तो 500 500 एंड बिकम्स नील। टोटल करते हैं पेमेंट्स का, ये हो गई आपकी टोटल पेमेंट्स 217,290, 211,650 और 204,640। नेट रिसीट्स निकालते हैं। नेट रिसीट्स इज रिसीट्स माइनस पेमेंट्स। फर्स्ट रिसीट अगर हम देखें तो वो है आपके पास कितनी,
2,40,000, 540 एज, और पेमेंट से आपके पास 217,290, वैल्यू बिकम 23,25 एज, 30,056 और 30,317। अच्छा जी, अब हम इसको बैंक के साथ रिकंसाइल करते हैं। लास्ट पार्ट इज द बैंक बैलेंस। एट द एंड ऑफ अप्रैल 2020 रोनाल्ड हैड एन ओवरड्राफ्ट ऑफ, अब ओवरड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आप पहले से ही किसमें, नेगेटिव में है। तो नेगेटिव में है आप कितने के, 27,000 के, लेकिन हमारे पास कुछ पॉजिटिव रिसीट्स आ जाएंगी। तो पॉजिटिव रिसीट्स हमारे ओवरड्राफ्ट को क्या कर देंगी, बढ़ाएंगी या कम करेंगी। तो 27,000 का ओवरड्राफ्ट 27,258 की नेट रिसीट्स के बाद अब रह जाएगा कितने का, 374। इट्स नॉट अ लॉस, इट्स अ लायबिलिटी। ठीक है, तो आपका ओवरड्राफ्ट रिड्यूस होकर कितने पर आ गया, 3742। लास्ट मंथ की एंडिंग अगले महीने की क्या हो जाएगी, ओपनिंग हो जाएगी 3742, और ऊपर की पॉजिटिव रिसीट्स हैं। तो अब ये ओवरड्राफ्ट जो पहले नेगेटिव था, अब ये पॉजिटिव बैंक बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू 26,314, और फिर 30,000 26,314 बिकम्स 56,631। चलें, यहां तक कॉपी कर लीजिए जल्दी से, फिर अटेंडेंस लेते हैं, क्लास खत्म करते हैं। हाँ हाँ कर दूंगा, आज रात तक कर दूंगा। अच्छा जी, इसमें साथ में स्लाइड में एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपको एज ए होमवर्क दे रहा हूँ, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कैश बजट बनाना है, और क्या बनानी है, बजटेड इनकम स्टेटमेंट, जो आपने बना के लानी है। नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग आए तो उसको बना के लाइएगा। अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। रेवेन्यू गिवन है, परचेजेस गिवन है, साथ में डेप्रिसिएशन और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। सवाल पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसको आपने किस तरीके से सॉल्व करना है। So this is the end of the class। अभी जाइएगा मत, 2 मिनट बैठिएगा।